शेडेड पोल मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। जितनी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस मोटर, कैपेसिटर मोटर, इन सब का लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसका एफिशिएंसी, जो शेडेड पोल मोटर होता है, इसकी एफिशिएंसी 5% से 35% तक होता है तथा इसका जो पावर फैक्टर होता है वह पुअर होता है, खराब होता है। तथा जो शेडेड पोल मोटर होता है वह लिटिल ओवरलोड कैपेसिटी होता है, मतलब कि यह कम ओवरलोड को सहन कर सकता है। शेडेड पोल मोटर का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स तथा खिलौने तथा हेयर ड्रायर में यूज होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पहले अनशेडेड में ज़्यादा फ्लक्स है, उसके बाद जो है बी फिगर में यह बताया गया है कि अनशेडेड में फ्लक्स कम है, शेडेड में ज़्यादा है। जो तीसरा फिगर है उसमें यह दिखाया गया कि अनशेडेड में बहुत कम फ्लक्स है तथा शेडेड हिस्सा में ज़्यादा फ्लक्स है। मतलब कि रोटर जो होता है पहले अनशेडेड पोल की तरफ होता है, उसके बाद शेडेड की तरफ होता है। इसीलिए जो रोटर होता है वह अनशेडेड से शेडेड की तरफ मूव करता है। शेडेड पोल का रोटेशन ऑफ डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया जा सकता है। शेडेड पोल मोटर का रोटेशन डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया जा सकता है। देखिए, यूनिवर्सल मोटर के एप्लीकेशन, ट्रिमर जो कि इलेक्ट्रिक सीवर होता है उसमें लगा होता है। दूसरा वैक्यूम क्लीनर, तीसरा मिक्सर, और जो सिलाई वाली मशीन होती है उसमें यूज होता है यूनिवर्सल मोटर। ग्राइंडर वगैरह जो हाथ से चलने वाले मशीन होती हैं उनमें यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का आरपीएम 8000 से 10,000 तक होता है। किस नियम के द्वारा यह बताया गया है कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए? तो क्यूरी लॉ के द्वारा। तथा क्यूरी ने यह बताया है कि जो ससेप्टिबिलिटी काई होता है वो C/T होता है, जहाँ पे C को क्यूरीज कांस्टेंट बोला जाता है। क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए फेरो magnetic material becomes paramagnetic in nature. A magnetic material completely loses its magnetic property at Curie temperature. According to Curie's law, chi बराबर C/T। देखिए, पैरामैग्नेटिक को क्यूरीज लॉ के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर डिपेंडेंट जो ससेप्टिबिलिटी होता है उसको क्यूरी वाइस लॉ द्वारा बताया जाता है। क्यूरी वाइस लॉ के द्वारा काई एम बराबर C/T माइनस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा क्यूरीज टेम्परेचर तथा टी फेरो होता है। अब देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी होता है उसको क्यूरी वाइस लॉ द्वारा बताया जाता है। काई एम बराबर C/T प्लस थीटा, यानी यहाँ पे जो टी है वह नील्स टेम्परेचर है जो कि थीटा से बड़ा है। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तो वह पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वाई आर सर्कुलर सिलेंड्रिकल कॉयल यूज्ड
इन मोस्ट ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कॉइल होती हैं उनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिका होता है। देखिए यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया गया है। यहाँ पे जो कॉइल है वह सिलेंड्रिकल टाइप से बंधी हुई है लिम्ब पर। इस ट्रांसफार्मर में जो दोनों लिम्ब हैं उन पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बंधी रहती है, जैसे दिखाया गया है। हाई टेंशन वोल्टेज, लो टेंशन वोल्टेज, लो टेंशन वोल्टेज, हाई टेंशन वोल्टेज। इस तरह की वाइंडिंग को इंटरलीव्ड वाइंडिंग बोला जाता है। इंटरलीव्ड वाइंडिंग बोला जाता है। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इन दिस केस आल्सो द कॉइल आर फार्म वुड बट आर मल्टी लेयर डिस्क टाइप यूजुअली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैंकेज। The different layers of such multi-layer discs are insulated from each other by paper। देखिए जैसे लो टेंशन वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, HP वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, HV वाइंडिंग होता है ऊपर से नीचे तक। इसमें सैंडविच टाइप वाइंडिंग होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, तथा ऊपर लो टेंशन वोल्टेज से शुरू करते हैं और नीचे LV पर ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए CRO के अंदर दो मोड होता है। एक होता है YT मोड, दूसरा होता है XY मोड। YT मोड में Y पर जो होता है वो इनपुट सिग्नल लगाते हैं, तथा जो T होता है उस पर शॉर्ट टूथ वेव होता है। XY मोड में X तथा Y दोनों पर साइनोसॉइडल सिग्नल दिया जाता है। YT मोड पर हम केवल Y अर्थात वर्टिकल प्लेट पर सिग्नल लगाते हैं। YT मोड में हम केवल Y प्लेट पर अथवा जो वर्टिकल प्लेट होता है उस पर सिग्नल लगाते हैं। सिग्नल लगाया। जब वर्टिकल एम्पलीफायर पर सिग्नल लगाते हैं तो वह सिग्नल ट्रिगर सर्किट के पास जाता है, जो ट्रिगर सर्किट होता है वह टाइम बेस जनरेटर को ट्रिगर करता है। टाइम बेस जनरेटर जो होता है वो शॉर्ट टूथ वेव जनरेट करता है। शॉर्ट टूथ वेव जनरेट करता है। देखिए जो टाइम बेस्ड जनरेटर होता है वहाँ पे शॉर्ट टूथ वेव जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है। तब तक जो डिले लाइन होता है वह जो इनपुट सिग्नल होता है उसको कंट्रोल किए रहता है। ये जो शॉर्ट टूथ बेस जनरेटर से शॉर्ट टूथ वेव जनरेट होता है उसको फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया जाता है, और फिर जो डिले लाइन होता है उसको ऑन किया जाता है। फिर जो डिले लाइन वाला जो इनपुट सिग्नल होता है वह वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगता है, तथा जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर वाला शॉर्ट टूथ वेव सिग्नल होता है वह हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगता है। मतलब जो डिले लाइन होता है वो वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद लगा होता है। यह इसलिए लगा होता है क्योंकि टाइम बेस जनरेटर से शॉर्ट टूथ वेव जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है। देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर का ऑसिलोस्कोप कैसा होना चाहिए, तो उसका बैंडविड्थ और सेंसिटिविटी दोनों हाई होना चाहिए।
देखिए CRO में TR गुणे के बैंडविड्थ बराबर 0.35। TR को राइज टाइम बोला जाता है। राइज टाइम गुणे के बैंडविड्थ बराबर 0.35 होता है। यहाँ पे एक चीज़ दे देता है, बैंडविड्थ दे देगा अथवा राइज टाइम दे देगा, और फिर एक अवयव को निकालना रहता है। देखिए यहाँ पे 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। पहला देखिए आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इन एन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स द रेट फॉर ईच स्पेसिफिक आइटम और यूनिट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड and payment are made based on the quantities of each item completed. This allows for a detailed breakdown of cost for different aspects of the project. देखिए हर एक आइटम का अपना अपना रेट है, उसके हिसाब से जितना आइटम खरीदेंगे उतना पैसा लगेगा, और उस पूरे को जोड़कर बता दिया जाता है। अब देखिए शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इतने समय के लिए मैं इतना पैसा लूँगा तथा यदि इससे ज़्यादा समय लग जाएगा तो ज़्यादा पैसा लेंगे। जैसे ए शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट इज ए टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए बायर एंड a supplier typically used in procurement and supply chain management. In this type of contract, the buyer and the supplier agree upon a set schedule of prices for goods or services over a specified period. अब देखिए तीसरा लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ए लंप सम कॉन्ट्रैक्ट इज ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू परफॉर्म द वर्क फॉर ए फिक्स्ड predetermined price. In other words, the total contract price is agreed upon before the construction project begins, and the contractor is obligated to complete the project within that बजट। मतलब कि एक फिक्स बजट दे दिया जाता है, मतलब इंजीनियर लेबर चार्ज वगैरह का। अब देखिए चौथा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कुछ परसेंटेज में चार्ज लेगा। इसका देखिए मीनिंग, जैसे ए परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट PRC इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रीज। द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज देयर फी। द की फीचर ऑफ ए PRC इज दैट द कॉन्ट्रैक्टर्स compensation is based on a percentage of the actual cost incurred during the construction or project rather than a fixed lump sum amount. देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, which of the following contract is also known as fixed fee contract? तो यह lump सम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आइटम रेट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू कोट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क विदाउट रेफरेंस टू एनी शेड्यूल ऑफ रेट्स। मतलब हर एक यूनिट का जो है प्राइस बताना पड़ता है किसमें, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टेंडर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए कौन सा जो है वह टेंडर है जो
टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, तो वह सेलेक्टेड टेंडर है, सेलेक्टेड टेंडर है। फ्रैक्शनल पावर मोटर मतलब कि वह मोटर जिसका पावर 1 HP से कम होता है, 1 हॉर्स पावर से कम होता है। क्वेश्चन दिया है व्हाट जनरेट्स पावर इन ए फ्यूल पावर्ड फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, मतलब जो गाड़ी होती हैं उसमें जो फ्यूल पावर होता है उसमें कौन सा फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर लगा होता है, तो वह एग्जॉस्ट वाल्व हॉर्स पावर मोटर लगा होता है। देखिए कुछ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर के उदाहरण। देखिए पहला ब्रशलेस फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर आर कॉस्टलियर बिकॉज दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू ट्रांसफर दियर करंट। दूसरा देखिए फ्यूल पावर्ड फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर यूज एग्जॉस्ट वाल्व एंड ए फ्यूल चेंबर टू जनरेट पावर इंस्टेड ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेट। इसमें कॉइल और मैग्नेट के अतिरिक्त एग्जॉस्ट वाल्व का यूज किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तीसरा देखिए परमानेंट मैग्नेट मोटर RFHP मोटर्स पावर्ड बाय परमानेंट मैग्नेट located in their root assemblies. There are assembly stay in line with the stator magnetic field as it rotates. चौथा FHP induction motors contain not permanent magnet but only electromagnet induction motor employ a coil wrapped around a stator in order to modulate electrical current. पाँचवा FHP सिंगल फेज मोटर्स आर पॉपुलर एज inexpensive, efficient and trustworthy motor. They run using a single phase AC electric power. छठवां FHP गियर मोटर reduce motor speeds using a combination of the motor and a gear head. सातवां सब फ्रैक्शनल मोटर आर extremely small fractional horsepower motor. Typically, they are found in items like electric toothbrushes or remote controlled toys. Question: which of the following is an emission from biomass combustion in biopower plants? Sulfur dioxide. यहाँ पर दिया है बायोमास के अंदर जो कंबसन होता है उसके बाद जो गैस एमिट करेगा तो वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस एमिट करता है। देखिए बायो गैस के अंतर्गत दो गैस होती हैं, एक तो मीथेन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फ्रैक्शनल HP सिंक्रोनस मोटर किस डिवाइस में यूज किया जाता है, तो इसका यूज पावरिंग क्लॉक्स एंड टाइमिंग डिवाइस में किया जाता है। देखिए फ्रैक्शनल HP सिंक्रोनस मोटर हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस होती हैं। रिलक्टेंस वाली जो मोटर होता है उसे टाइमिंग डिवाइस में यूज किया जाता है तथा हिस्टेरेसिस का यूज हिस्टेरेसिस मोटर साउंड रिकॉर्डिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्वाइट होती है, ये वाइब्रेशन के द्वारा आवाज़ ज़्यादा नहीं करती हैं हिस्टेरेसिस मोटर। देखिए 3 फेज AC डिस्ट्रीब्यूशन में जो करंट होगा वह न्यूट्रल से कब पास करता है, तो जब 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस्ड होता है तब जो होता है न्यूट्रल से पास करेगा। यदि बैलेंस होगा तो न्यूट्रल का जो करंट होगा वह शून्य हो जाएगा। देखिए परमिएबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज डिनोटेड बाय म्यू। अब देखिए फ्लक्स डिनोट किया जाता है फाई द्वारा
अब देखिए त्रिशूल फ्लक्स लिंकेज को डिनोट करता है, त्रिशूल फ्लक्स लिंकेज को डिनोट करता है। देखिए जो फ्लक्स लिंकेज होता है वह करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब साई प्रोपोर्शनल आई, अर्थात साई बराबर यल इंटू आई, अर्थात यल बराबर होता है साई बटा के आई, यानी फ्लक्स लिंकेज बटा के करंट। अब देखिए जो फ्लक्स लिंकेज होता है वह फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स फाई के, अर्थात साई बराबर हो जाता है एन फाई, अर्थात यल बराबर हो जाएगा एन इंटू फाई बटे के आई। अब देखिए वेयर इज बायोमास बर्न टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम इंड्यूस करने के लिए जो बायोमास होता है उसको बॉयलर में जलाया जाता है। देखिए बर्नर में लिक्विड फ्यूल को जलाया जाता है। देखिए बायोमास में सॉलिड फ्यूल होते हैं, उसे सामान्यतः बॉयलर में जलाया जाता है, बॉयलर में। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करवाया जाता है। देखिए दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक तो फर्टाइल मटेरियल, दूसरा होता है फिजाइल मटेरियल। देखिए फर्टाइल मटेरियल के अंतर्गत इवन नंबर वाले मटेरियल जैसे यूरेनियम 238, थोरियम 232 होता है, तथा फिजाइल मटेरियल के अंतर्गत ओड नंबर वाले मटेरियल होते हैं, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, यूरेनियम यानी प्लूटोनियम प्लूटोनियम 239। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल की तरह सबसे ज़्यादा यूरेनियम 239 मटेरियल का यूज किया जाता है। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आरएल होता है, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आरएलसी होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस, तथा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आरएलसीजी होता है, और ये चारों डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो आरएल होते हैं वे लंप्ड फॉर्म में होते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में भी जो आरएलसी होता है वे लंप्ड फॉर्म में लिए जाते हैं, तथा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो आरएलसीजी होता है वह डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात ध्यान रखें कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इसका वोल्टेज लेवल 20 किलोवोल्ट तक होता है, मतलब 20 किलोवोल्ट तक होता है, तथा इसकी यदि लेंथ की बात करें तो वह 80 किलोमीटर तक होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल की बात करें तो 20 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट तक होता है, तथा इसका जो लेंथ होता है वह 80 किलोमीटर से लगाई 160 किलोमीटर तक होता है। कहीं कहीं 80 किलोमीटर से लगाई 200 किलोमीटर तक भी लिया जाता है। तथा देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल 100 किलोवोल्ट से अधिक होता है, तथा इसका जो लेंथ होता है वह 160 किलोमीटर से अधिक होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ आर द 3 फेज कनेक्टेड इन ए डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में तीनों फेज एक लूप की तरह कनेक्ट होते हैं, देखिए व्हाट डज द डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन बिहेव लाइक, मतलब कि पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर होता है वह कैसे व्यवहार करता है, तो वह इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है। डिप्लेशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, डिप्लेशन रीजन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग डू द इलेक्ट्रोड यूज्ड मस्ट बी ऑफ द सेम मेटल एज वर्क पीस टू बी वेल्डेड। तो मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल का वेल्डिंग किया जाना चाहिए। देखिए दो प्रकार के आर्क वेल्डिंग बहुत फेमस है, एक कार्बन आर्क वेल्डिंग, दूसरा मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वह कार्बन का बना होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जो कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वह कार्बन का बना हुआ है। देखिए वर्क पीस, आर्क फ्लेम, देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड। अब देखिए मेटल आर्क वेल्डिंग में जो मेटल का बना होता है, देखिए जैसे फिगर में एसी डीसी सोर्स ऑफ पावर टर्मिनल्स दिया है, डिपोजिटेड वेल्ड मेटल दिया है, वर्क पीस दिया गया है, केबल्स दिया गया है, मेटलिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड होल्डर दिया है, फ्लेम दिया है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड दिया है। इसमें जो इलेक्ट्रोड है वह मेटल का ही बना होता है, परंतु उसी मटेरियल का बना होता है जो वर्क पीस होता है। देखिए मेटल आर्क वेल्डिंग और कार्बन आर्क वेल्डिंग में यह डिफरेंस है कि जो कार्बन आर्क वेल्डिंग है उसमें फिलर रॉड है, फिलर मटेरियल है, बट देखिए मेटल आर्क वेल्डिंग में फिलर रॉड नहीं है बल्कि फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है। देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो कार्बन होता है वह नॉन कंज्यूमेबल होता है, मतलब कि यह जो कार्बन होता है वह पिघलता नहीं है। दो मेटल को जोड़ने के लिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो होता है कोई सी मटेरियल का आवश्यकता होती है जिसको डालकर जोड़ा जा सके, तथा जो मटेरियल जोड़ने में सहायक होता है उसे फिलर रॉड कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। बट ध्यान दें जो मेटल आर्क वेल्डिंग है उसमें फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स है वह पिघलता जाता है और वह दोनों मेटल में जाकर भर जाती है जिससे वह मेटल दोनों जुड़ जाते हैं। इसीलिए मेटल आर्क वेल्डिंग में फिलर की आवश्यकता नहीं होता है। द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क इन इंडिया मस्ट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। मतलब कि भारत में जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क होना चाहिए वह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क इन ए आर्क हीटिंग। आंसर हो जाएगा मूव द इलेक्ट्रोड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू चेंज द गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। देखिए आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होता है वह इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में उत्पन्न होता है। देखिए दो तरह की आर्क हीटिंग होती है, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। देखिए डायरेक्ट वाले में जो आर्क है वह चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में है, मतलब कि यदि इलेक्ट्रोड को ऊपर ले जाते हैं तो जो आर्क की लेंथ है वह बढ़ जाता है, तथा इलेक्ट्रोड को नीचे ले आते हैं तो आर्क की लेंथ घट जाती है। अगर इलेक्ट्रोड को ऊपर ले जाओगे तो देखिए दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इसमें जो आर्क है वह दो इलेक्ट्रोडों के बीच में और रेडिएशन के थ्रू चार्ज पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है।
वाई इज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? क्योंकि इट्स स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस ए पल्सेटिंग फ्लक्स। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक ही वाइंडिंग होती है। जब इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह एसी नेचर का होता है, इसी को पल्सेटिंग बोलते हैं। तो देखिए यह इसलिए मतलब कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है क्योंकि जो फ्लक्स है वह रोटेट नहीं कर रहा है। जब फ्लक्स रोटेट करेगा तब जाके रोटर घूमेगा। देखिए इसमें जो फ्लक्स होता है वह वेरिएबल मैग्नीट्यूड का होता है बट रोटेट नहीं करता है। ये देखिए ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर। इन ए सिंगल फेज मोटर सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ड्यू टू स्टेटर करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड which have pulsating characteristics, stationary field variable magnitude having sinusoidal shape। देखिए which are the two junction of a bipolar junction transistor। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? तो दो जंक्शन होते हैं, एक तो एमिटर बेस, दूसरा कलेक्टर बेस। देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। देखिए दो जंक्शन होता है, एक तो एमिटर बेस और दूसरा बेस कलेक्टर। देखिए सैचुरेशन रीजन में जो एमिटर बेस होता है वह फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बायस दोनों फॉरवर्ड बायस में होता है। कट ऑफ रीजन में जो एमिटर बेस जंक्शन होता है वह रिवर्स बायस में तथा कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस में होता है। तथा एक्टिव रीजन में जो पहला यानी एमिटर बेस रीजन होता है जंक्शन होता है वह फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है। देखिए व्हाट गवर्न द प्रिंसिपल दैट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉरेंज फोर्स मतलब कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो बल लगता है उसे लॉरेंज फोर्स फार्मूला से बताया गया है। देखिए लॉरेंज फोर्स का फार्मूला डेफिनेशन। द लॉरेंज फोर्स लॉ डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स इन्फ्लुएंसिंग देयर मोशन बेस्ड ऑन चार्ज वेलोसिटी एंड फील्ड ओरिएंटेशन। F बराबर Q कोष्टक में E प्लस V क्रॉस B कोष्टक बंद। F बराबर BIL साइन थीटा भी होता है। देखिए जब चार्ज मूव करते हैं तो दो फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q इंटू E फोर्स लगता है तथा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से Q इंटू V क्रॉस B फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द टोटल एडमिटेंस कैलकुलेटेड व्हाइल अप्लाइंग एडमिटेंस मेथड इन पैरेलल सर्किट। Y बराबर होता है G प्लस JB। तो यहाँ पे एडमिटेंस Y का मैग्नीट्यूड हो जाएगा करड़ी में G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए इन विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज द फोर फिंगर पॉइंट इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जो फोर फिंगर होता है वह डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फ्लक्स को डिनोट करता है तथा जो मिडिल फिंगर होता है वह करंट के डायरेक्शन को दिखाता है तथा जो थंब होता है वह मोशन अथवा फोर्स के डायरेक्शन को बताता है।